गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हम लोग जो है होमवर्क थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 बताओ बना, एक एक करके देखते हैं। 46 बन गया। 46 में इंटरवल बताना है ना। इंटरवल क्या निकलता है बताओ। जो इंटरवल निकलता है -∞ to 1 यूनियन 9/5 टू इंफिनिटी आता है ना। इंटरवल यही निकला ना। पर हमारा जो ऑप्शन है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और पूछ भी रहा है कैन नॉट बी इन द इंटरवल, वो किस इंटरवल में नहीं हो सकता है। तो 1 से 9/5 का जो इंटरवल है उसमें नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो उसका सही है। बनाए हो कि डिस्कस करें? डिस्कस करें, चलो देखो फटाफट। A1 A2 A3 इस तरह से सब जीपी में है। कंडीशन क्या है, कंडीशन में फोकस करते हैं। (9A1 + 5A3 > 14A2। देखो यदि A1 A2 A3 जीपी में है तो A2 इक्वल टू क्या होगा? A2 इक्वल टू A1 + D, A3 इक्वल टू A1 + 2D होगा ना। तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं 9A1 + 5 × A1 + 2D > 14 × A1 + D। ओ सॉरी, जीपी में है। जीपी में है तो ये होगा A1 × R² और ये होगा A1 × R, ठीक है। ऐसे होगा ना, जहां पे R क्या है? R है कॉमन रेशियो। अब देखो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसमें से A1 हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों तरफ से हटा सकते हैं और इसको हम लेफ्ट साइड ले आए। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 9 + 5R² - 14R > 0 होगा ना। 9 5 जा 36, 9 and 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं 5R² - 9R - 5R, ठीक है, और +9 > 0। 5R - 9 × R - 1 > 0। अब हम जो सॉल्यूशन सेट लेते हैं तो एक होगा 1 और एक होगा 9/5, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड होगा सॉल्यूशन सेट से ये होगा। तो R किसका पार्ट नहीं हो सकता है? R कैन नॉट बी 1, 9/5, इसका ये पार्ट नहीं हो सकता है, और जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका वह सही होगा। कॉमन रेशियो किसका हिस्सा नहीं हो सकता बोल रहे हैं ना। 47 47 में जो है थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, थोड़ा सा अलजेब्रा ही है, और क्या है बताओ। तो इक्वेशन क्या लिखा है? A1² + A2² + A3² होल B² -2 A1 A2 + A2 A3 + A3 A4 ब्रैकेट क्लोज B + A2² A3² A4² ब्रैकेट क्लोज < 0। और A1 A2 A3 A4 ये क्या है? जीपी में है। वो किस में है? अच्छा,
हमें रिलेशन देखना है कि A1, A2, A3 और A4 के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन पता चल जाएगा तो हम बता सकेंगे कि AP है, GP है या फिर AGP है। ठीक, अब देखो हम इसको तोड़ देते हैं पूरी तरह से, है ना, एकदम एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस, सॉरी ये B बच गया, B को गुना करना है, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2A1 A2B माइनस 2A2 A3B माइनस 2A3 A4B प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो, सुनो ध्यान से देखो, यहां पर A1 स्क्वायर B स्क्वायर है, यहां पर A2 स्क्वायर और यहां पर 2A1 A2B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1B माइनस A2 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इस टर्म को और इसको यूज कर लिए। ठीक है, अब हम इसको और इसको देखते हैं, ये भी मिल रहा है ना, A2B माइनस A3 इस सब का होल स्क्वायर। अब हम इसको देखें, यह भी है उसी फॉर्म में, तो हम इसको A3B माइनस A4 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहां दिया तो है इनइक्वालिटी, पर यदि ये रियल नंबर होंगे तो बताओ, मैंने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऐसे बताया था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर निगेटिव हो सकता है, बताया था ना। बट अगर ये रियल नंबर होंगे तो रियल नंबर के स्क्वायर का सम 0 हो रहा है, ऐसा तभी पॉसिबल जब ये तीनों इंडिविजुअली 0 हो, जब ये तीनों इंडिविजुअली 0 हो। ऐसा नहीं होगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। ठीक है, पर हम रियल नंबर के लिए बोल रहे हैं। तो फॉर रियल वैल्यूज ऑफ A1 A2 A3 A4 एंड B, ये इंडिविजुअली 0 के बराबर हैं। A1 B माइनस A2 ये 0 के बराबर है। ठीक है, A2B माइनस A3 ये 0 के बराबर है। A3B माइनस A4 ये भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों इंडिविजुअली 0 होंगे तो ही इनके स्क्वायर का सम 0 हो सकता है। इससे B निकलेगा A2 बाई A1, इससे B की वैल्यू निकलेगी A3 बाय A2, इससे B की वैल्यू क्या निकलेगी A4 बाय A3। B और B तीनों जगह है, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं A2 बाय A1 इक्वल टू A3 बाय A2 इक्वल टू A4 बाय A3। यह क्या शो करता है, ये क्या है, जीपी में है, क्योंकि कंसेक्यूटिव जो है ना टर्म्स का जो रेशियो है वो बराबर है। जब नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का जो रेशियो है वह कांस्टेंट हो जाए तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीपी। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ जीपी, नोट इट डाउन। अब देखो 49 नंबर में 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स टेकन इन सेम ऑर्डर। A माइनस डी ए और A प्लस डी। ठीक है,
नॉन जीरो रियल नंबर फॉर्म एन एपी। ये क्या है, एपी में है, और स्क्वायर करेंगे इसका a माइनस डी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और a प्लस डी होल स्क्वायर, तो ये क्या बनाता है, ये जीपी बनाता है। तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, तो इसमें कितने कॉमन रेशियो हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर्स ऑफ कॉमन रेशियो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो ये एपी है क्लियरली, और ये जीपी है। जब ये जीपी है तो जीपी की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जीपी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम इस टर्म को इससे डिवाइड करें या इस टर्म को इससे डिवाइड करें बराबर होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए माइनस डी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, या ए टू द पावर 4 इक्वल टू ए माइनस डी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस डी होल स्क्वायर। ए टू द पावर 4 इक्वल टू, यहां पे क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, या ए टू द पावर 4 इक्वल टू ए टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी टू द पावर 4। अब इसको उड़ाते हैं, तो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो या तो d इक्वल टू 0 होगा, या फिर d इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू ए, ये होगा। अब देखो हमारा कॉमन रेशियो क्या हो सकता है, कॉमन रेशियो या तो इसमें इसको डिवाइड करें या फिर इसमें इसको डिवाइड करें, है ना। तो हमारा कॉमन रेशियो जो होगा या तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस डी होल स्क्वायर होगा, ठीक है, या ए प्लस डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, व्हेन d इक्वल टू 0 हम पॉसिबिलिटी निकालना चाह रहे हैं कि सॉल्यूशन कितने बन सकते हैं। तो व्हेन d इक्वल टू 0, जब d की वैल्यू 0 होगी तो हमारा जो कॉमन रेशियो r होगा वह क्या होगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, वहां से भी और यहां से भी। जब d का वैल्यू 0 है तो ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन दे रहा कॉमन रेशियो एज 1, एक पॉसिबल सॉल्यूशन हुआ। ओके गुड, अब इसकी वैल्यू रखते हैं, व्हेन d इक्वल टू प्लस माइनस, d को मैं प्लस माइनस ले रहा हूं, ठीक है ना, प्लस माइनस रूट 2a, तब यहां पर जो r होगा वह a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस, है ना, a प्लस माइनस करके हम लिख सकते हैं रूट 2a का होल स्क्वायर, या यहां ये नहीं लिख के या ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस रूट 2a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में से किसी को भी सॉल्व करोगे, जैसे कि ए स्क्वायर यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, या तो ये लोगे या फिर ये लोगे, है ना। अब दोनों ही केस में लोगे तो इससे तुम्हारा दो सॉल्यूशन निकलेगा, क्या निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस रूट 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, और नीचे में क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस रूट 2। 1 प्लस माइनस रूट 2 क्या होगा बताओ,
1 प्लस माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस माइनस 2 रूट 2 प्लस 2। यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस माइनस 2 रूट 2 प्लस 2। इससे हमारा क्या होगा? 3 प्लस माइनस 2 रूट 2 यहां से भी मिलेगा और 3 प्लस माइनस 2 रूट 2 यहां से भी मिलेगा। तो पॉसिबल नंबर ऑफ जो रूट है, एक ये हो गया और यहां से 2 या फिर यहां से 2। तो टोटल नंबर ऑफ हो क्या सकते हैं? और लिखा है, दोनों में से कोई एक ही ले सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉमन रेशियो पॉसिबल 3। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 पॉसिबल 3। ध्यान दो, हमें लास्ट क्लास में बताए थे, फिर से बता रहे हैं, प्रोडक्ट और सम दोनों का बात जब दिया रहे तो जब प्रोडक्ट जैसा कुछ भी टर्म हो जीपी के लिए तो हम जीपी के लिए ए बाय आर ए और ए आर लेंगे। और यदि सम के लिए दिया हुआ एपी का तो इस प्रकार से लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा प्रोडक्ट या सम का मेंशन नहीं है तो नॉर्मल टर्म्स लेंगे। जीपी के लिए ए आर स्क्वायर और एपी के लिए ए प्लस डी ए प्लस 2डी। इसको नोट करो जल्दी से। अब मैं इसे मिटाता हूं। अब जो है, अब एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, इफ P, Q, R are in GP and the equations px square plus 2qx plus r equal to 0 and dx square plus e plus 2ex plus f equal to 0 have a common root. Then show that d by p comma e by q f by r are in AP। एक एग्जांपल है, ये मैं तुम्हें बताता हूं। देखो सभी को ध्यान से, पी क्यू आर जीपी के टर्म्स हैं, है ना, और इसका रूट और इसका रूट क्या है? सेम, कॉमन है। एक रूट इसका जो है वो इसके साथ कॉमन है। ठीक है, तो बताना है कि हमारा पी डी में इस प्रकार का रिलेशन बैठ रहा है जो कि एपी का टर्म्स बता रहा है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो बता रहा है उसको यूज करेंगे। क्या क्या बता रहा है? पहला चीज बता रहा है पी क्यू और जीपी में है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि Q जो होगा वह उसका जो स्क्वायर होगा वह PR होगा। ज्योमेट्रिक मीन से, है ना। वैसे भी Q बाय P करोगे तो R बाय Q होगा, इससे Q स्क्वायर इक्वल टू PR, ये एक रिलेशन बनेगा। ठीक है, बनेगा ना? कैसे बनेगा सो बताना पड़ेगा, समझ गए ना? Q बाय P इक्वल टू R बाय Q से। ठीक है, अब देखो इससे जो इक्वेशन बन रहा है इसका रूट निकालते हैं, क्योंकि बता रहा है कि एक कॉमन रूट है। px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इक्वल टू 0, इसका रूट कैसे निकलेगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे -2q प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर, और पी आर का वैल्यू क्या निकाले हम उनसे, q स्क्वायर, तो यहाँ ये भी 4q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2p। तो हमारा जो रूट निकलेगा वो -q बाय p कॉमा -q बाय p। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0, और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 निकलेगा तो हमारा जो रूट होगा सो इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल। तो यहां पर यही इसका कॉमन रूट भी होगा ना। देयरफॉर x इक्वल टू -q बाय p इज द क्या, कॉमन रूट। और जब ये कॉमन रूट है तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन में रख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहां जो सेकेंड इक्वेशन है dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f, ठीक है, तो x इक्वल टू -q बाय p विल सेटिस्फाई बीइंग द कॉमन रूट। ब्रैकेट में लिख देता हूं, बीइंग द कॉमन रूट, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहां पर d इंटू एक्स की जगह -q बाय p रखते हैं। अब देखो एपी के लिए हम क्या जानते हैं, एपी के 3 टर्म्स हों तो बीच वाला टर्म क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। तो यहां पर ये जो होगा इसका दूना इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम d बाई पी, e बाई क्यू और f बाई आर लाने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर क्या निकल रहा है, डी क्यू स्क्वायर बाय पी, पी स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस 2e क्यू डिवाइडेड बाय p प्लस f इक्वल टू 0। अब देखो हमको f बाय आर चाहिए, ठीक है, तो हम यहां पर d बाय p लाने के लिए क्यू स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दें, डिवाइड ऑल द टर्म्स, सुनो एक काम करते हैं, इसको ये हो जाएगा डी क्यू स्क्वायर -2e_p_q प्लस f_p स्क्वायर इक्वल टू 0। ये समझ में आया कैसे हुआ, नहीं समझ में आया? हाँ, एलसीएम लिए और पी स्क्वायर को उधर भेज दिए, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, पी क्यू स्क्वायर, देखो यहां पे हमको पी चाहिए और क्यू स्क्वायर एक्स्ट्रा में है, तो हम डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पी क्यू स्क्वायर, पी आ जाएगा, क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डी क्यू स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर -2e_p_q डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर प्लस एफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये तो गया, तो d बाई पी आ गया, इसको हम राइट साइड भेज देंगे, पहले हम जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो e बाई क्यू भी आ गया, उसको हम राइट साइड भेज देंगे।
अब ये बचा P FP बाई क्यू स्क्वायर। अब हमको लाना है R। R का रिलेशन यहां से निकाल सकते हैं, R इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई P फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो प्लस F बाय R। ठीक है, अगर R इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई P हुआ तो 1 बाय R इक्वल टू P बाई क्यू स्क्वायर होगा ना। P बाई क्यू स्क्वायर है यहाँ पे, इक्वल टू 2 इंटू E बाय क्यू, है ना। तो ट्वाइस ऑफ मीन इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम, है ना। ट्वाइस ऑफ मीन सम ऑफ एक्सट्रीम, तो जो एक्सट्रीम का सम है वो मीन के दोगुने के बराबर है। देयरफॉर D बाई P E बाई क्यू एंड F बाय R आर इन AP। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट लिखो। तो ये क्वेश्चन है, तुम लोगों को भी करना है। द पोल्यूशन इन ए नॉर्मल एटमॉस्फेयर इज लेस देन 0.01%। ड्यू टू लीकेज ऑफ ए गैस फ्रॉम ए फैक्ट्री द पोल्यूशन इज इंक्रीज टू 20%। If every day 80% of pollution is neutralized, in how many days the atmosphere will be normal? ठीक है, ये बताना है। क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद करें, हिंदी अनुवाद सुनो, समझ गए? अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब और इसका मतलब और इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। ये सब मैथमेटिक्स के टर्म है, ठीक है। इसमें तुम लोगों को पहले A फाइंड करना है, ठीक है, R फाइंड करना है, N पूछ रहा है, ठीक। चलो जल्दी से प्रयास करो। देखो मैं तुम लोगों को समय दिया था सोचने के लिए, बहुत सोचे, बहुत प्रयास किए। अब देखो इस तरह से सोच पाए कि नहीं, यह मैच करो। मैं देखो हिंट में यहां पे दिया हूं लॉग। ये लॉग क्यों दिया हूं? जीपी को एपी बनाने के लिए, ठीक है। ये देने का मतलब क्या था? इस जीपी को एपी बनाना है। देखो 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 देखो, हो गया। अब ध्यान से देखो, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन नॉर्मल एटमॉस्फेयर में इतना रहता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर इक्वल टू 0.01%। अगर परसेंट को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना से और गुना करेंगे? गुना मतलब 0.01 से, तो ये हो जाएगा 0.0001। ओके, तो ये हमें इतना पॉल्यूटेंट चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर का है। अब क्या हुआ कि एक नॉर्मल दिन था, उस दिन फैक्ट्री में लीकेज हुआ, तो उससे कुछ हार्मफुल गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में भर गए। इतना ज्यादा भर गए कि जो उसका जो मतलब पॉल्यूटेंट हो गया, ठीक है। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन द लीकेज डे, ये कितना है? 20%। 20% का मतलब 0.2,
तो ये हमारा जो है यहां पे लाना है, और ये स्टार्टिंग वाले दिन है, जो स्टार्टिंग वाला दिन है वो इतना है, तो इसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, बोलो। और यहां पे पहुंचना है तो इसको टीएन मान लेंगे, मान लेंगे ना, यहां पे पहुंचाना है और ये पहला दिन है, और कह रहा है न्यूट्रलाइज जो हो रहा है वो 80% से हो रहा है, ठीक है। तो यहां लिखता हूं न्यूट्रलाइज बाय, कहा गया, न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो न्यूट्रलाइज एवरी डे 80% ऑफ पॉल्यूटेंट इज न्यूट्रलाइज, जितना भी पॉल्यूटेंट है उसका 80% न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, वो सेटल डाउन हो जा रहा है, या मे बी उसमें रिएक्टिव होके रिएक्शन करके एटमॉस्फेयर में विलीन हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। तो बच कितना रहा है, 20% बच रहा है, 80% हो रहा है तो फैक्टर 20 का बच गया, ठीक है। तो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन एवरी डे, ठीक है, द pollutant becomes a factor of कितना, 1 - 80%, एक में से 80% घटाएंगे तो जो कितना हो जाएगा 20%, तो ये हो गया R इक्वल टू 0.2, TN A और R दिया है, और नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है कि TN कितने स्टेज में पहुंचेगा, तो AR⁴ इक्वल टू TN, पर हमें कह रहा है कि हमको बिल्कुल नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल चाहिए ना, तो ये फैक्टर जो होगा सो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। हमारा जो पोल्यूटेंट होगा वो इक्वल टू नहीं कर सकते हैं, वो कम भी हो सकता है। हमारा पोल्यूटेंट अगर ज्यादा ही प्योर हो गया तो क्या उसको नॉर्मल एटमॉस्फेयर नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए यहां पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगेगा, कि मेरा क्या मानना है कि हम इसको घटा रहे हैं, इतना ज्यादा घटा रहे हैं कि हमारा इसके बराबर या इससे भी कम हो जाए, ठीक है, इसके बराबर या इससे कम हो जाए। तो हम पोल्यूटेंट को घटाना चाह रहे हैं इस तरीके से, तो जो कि TN से कम हो जाना चाहिए। अब A कितना दिया है 0.2, R कितना दिया है 0.2, और n-1, सॉरी ये n-1 होता है, AR⁴ इक्वल टू TN होता है ना। तो n-1 लेस देन इक्वल टू TN कितना है 0.0001, 0.2 n लेस देन इक्वल टू 0.0001, ठीक है। अब देखो हमारा यहां पर लॉग लगाएंगे तो n log 0.2 लेस देन इक्वल टू, इसको पॉइंट उड़ाएंगे नीचे में 10 लिख सकते हैं, है ना। और यहां पे क्या होगा log 1 डिवाइडेड बाय 10⁻3, और यहां पे log में बेस 10 लगाएंगे, जो क्योंकि क्वेश्चन में log 10 का वैल्यू, log टू द बेस 10 का वैल्यू भी दिया हुआ है। एक दो तीन, हाँ सॉरी 4 होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू log 2 माइनस log 10। मैं बार बार 10 नहीं लिखूंगा, तुम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा -4 log 10, बोलो कैसे, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻4 होगा, -4 को आगे लिखेंगे log 10, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अनमोल स्टेप पे ध्यान दो। तो n इंटू log 2 का वैल्यू कितना दिया है 0.301 -1,
लेस देन इक्वल टू -4। तो अब देखो यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस है, ठीक है, तो ये 0.699 एन ग्रेटर देन इक्वल टू, जब साइन हम चेंज करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 0.7 के आसपास। अब ये वैल्यू निकालोगे तो 7 × 5 = 35, 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 दशमलव समथिंग डेज के बाद पोल्यूटेंट क्लियर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 6 डेज, ठीक है। तो n इक्वल टू 6 डेज। अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउन को। सभी कोई कल दही बनाने के प्रोसेस में जो समय लगेगा वो निकाल के लाना। हाँ, एक दिन लगता है। गर्मी का समय में कम लगता है ना, ठंडा के समय में ज्यादा लगता है। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है, या ज्यादातर बैक्टीरिया जो हमारे शरीर से रिलेटेड हैं, वे हमारे बॉडी टेम्परेचर के अनुकूल एडेप्टिव होते हैं। ल्यूक वार्म मिल्क जिसमें ही हम दही को जमाने के लिए देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है, जब दूध को बिल्कुल लगता है कि दूध और दूध का टेम्परेचर और हमारे में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, न दूध से मुझ में जा रहा है न मुझसे दूध में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो हमारे हैंड के टेम्परेचर के आसपास है ना। तब हम समझते हैं हाँ अब इसमें है सो अच्छे से दही जमेगा। ठंड के समय में और क्या करते हैं स्पेशल, उसको कंबल वगैरह सब ओढ़ा देते हैं बिल्कुल एकदम, ताकि हीट उसमें से एस्केप ना हो, उसको हीट मिलता रहे, ताकि अच्छे से उसका हीट उसमें रहना चाहिए ना। बायोटेक का जो लैब होता है ना, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली पड़ता है इस सब चीज के लिए, बायोटेक्नोलॉजी का। उसमें टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत ज्यादा, मतलब उसको एक्सपेंसिव बना देता है। अब देखो कोई एक छोटा सा इन्वायरमेंट है, उसमें से ना टेम्परेचर घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से बनाया जाता है। चलो सुनो, हेडिंग लिखो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। एक जीपी के n टर्म्स का सम Sn इक्वल टू a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब हम इसमें r से गुना कर दें तो AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस AR टू द पावर n, और इसमें से इसको घटा दें R Sn माइनस Sn, तो हमारे पास क्या मिलेगा? AR टू द पावर n माइनस A। तो हमारा जो Sn का फॉर्मूला निकलता है वो A इंटू R टू द पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1, ठीक है, ये निकलता है। और यदि हम इसको L के टर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? RL माइनस A डिवाइडेड बाय R माइनस 1। ये कब? जब R बड़ा हो 1 से, और जब R 1 से छोटा रहेगा तब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R माइनस 1 माइनस R। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी कैसे निकाले? देखो Sn इक्वल टू, सभी को जोड़ना है, सभी में हम R से गुना कर दिए दोनों तरफ, ठीक है। तो ये पहला टर्म था, ये इसका दूसरा टर्म बन गया, इस प्रकार से बन गया ना। तो यहाँ जो लास्ट टर्म है वो लास्ट टर्म में R से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। अब पूरे में से इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाते हैं, तो जब घटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ का लास्ट टर्म बचेगा और इसका फर्स्ट टर्म बचेगा, बाकी सब तो कॉमन है, बाकी सब कॉमन है ना।
तो यहां से ये बचा इसमें से, और इसमें से ए बचा, बाकी इसमें से इसको घटाए हैं। तो जो Sn की वैल्यू निकलेगी, इसमें से ए कॉमन ले लिए, इसमें से Sn कॉमन ले लिए, r-1 जो बचा उसको डिनोमिनेटर में भेज दिए। तो इससे हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ Gp निकलता है जब r 1 से बड़ा हो तो। और जब r जो है 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो तब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और जब इसी के लिए स्पेशल केस होता है, इसमें एक स्पेशल केस क्या होता है, जब n इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए, जब n इनफाइनाइट हो जाए तब क्या करेंगे, देखो ये वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी। अब ये पहले ही 1 से छोटा है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो उस समय Sn जो हो जाएगा वह a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r हो जाता है, ठीक है। ये केस तभी हो सकता है जब r 1 से छोटा हो, r 0, r क्या है तुम्हारा, 0 से 1 की फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, एक से छोटा फ्रैक्शन है। अब एक से छोटा फ्रैक्शन पर इनफाइनाइट पावर है, वो पहले ही छोटा है, तो नेग्लिजिबल होते 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 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटू 1/2 1/8 इंटू 1/2 1/16 इंटू 1/2 1/32। अब ऐसे करते हुए हम मान लो 42 जैसे कि हम बताए थे, 1/1 ट्रिलियन, सब खत्म होकर 0 हो जाएगा। इसलिए ऊपर में a बचेगा और नीचे में 1 माइनस r बचेगा। ये क्या होगा, स्पेशल केस, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ Gp। इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए Gp, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, कौन सा एग्जांपल नंबर कराई थी इससे पहले, 51 देख लो। इफ T3 तीसरा टर्म है, इफ T1 इक्वल टू 3 एंड Tn इक्वल टू 96, T1 equal to 3 and Tn equal to 96, Sn equal to 189 of a Gp, then find value of n। देखो पहले इसको नोट डाउन करो तब बताएंगे। अब देखो यहां पर a क्या दिया हुआ है, पहला टर्म 3 है ना, r नहीं दिया है, n नहीं दिया है, और n पूछ भी रहा है, और क्या दिया है, Tn दिया हुआ है। Tn इक्वल टू क्या आता है, ar टू द पावर n-1 इक्वल टू 96, यानी r टू द पावर n-1 इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय a की जगह क्या लग सकते हैं, 3, ये कितना हुआ 32, ठीक है। r टू द पावर n-1 इक्वल टू 32, और क्या दिया है, Sn इक्वल टू 189। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1 इक्वल टू 189। a की जगह क्या रखेंगे, 3 इंटू r टू द पावर, यानी कि
r to the power n minus 1 into r minus 1 ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय r minus 1 इक्वल टू 189 या 32r minus 1 divided by r minus 1 equal to 189 divided by 3 63 32r minus 1 equal to 63r minus 63, इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 62 इक्वल टू 31r, r इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाय 31 इक्वल टू 2, देयरफॉर n, सॉरी ऐसे थोड़े ना, यहां से 2 to the power n minus 1 equal to 2 to the power 5, n equal to 5 plus 1 equal to 6. क्वेश्चन नंबर 59 मॉड्यूल का करो तो सभी को, अभी इसको नोट करने के बाद इसको नोट करो और 59 अभी करो क्लास वर्क। जो नहीं किए वो घर से करके लाना 59, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस 0.4444 प्लस so on up to n terms। ये कैसे निकालेंगे? क्या रे, कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? इधर ध्यान दो। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व? इसमें आर क्लियरली दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना? क्या है आर? हाँ, कॉमन रेशियो क्या है इसमें? कॉमन रेशियो क्या है? 0.4। अगर 0.4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं ना? इसमें कॉमन रेशियो क्या है? करो, नहीं हो पाएगा। इसमें कॉमन रेशियो नहीं है कुछ, इसको जीपी जैसा बनाना पड़ेगा। जीपी है नहीं, जीपी में कन्वर्ट करेंगे तब जाकर हम एसएन वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे, इसलिए मैं इसे बता रहा हूं। ये डायरेक्ट जीपी नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या 4 कॉमन लेंगे, वेरी गुड। सबसे पहले 4 कॉमन लेंगे, उसके बाद अरे एसएन का फॉर्मूला अभी भी नहीं लगेगा ना, हमको आर चाहिए, आर नहीं निकल पाएगा।
रिशु उलझा हुआ है। देखो यहाँ पे गिवन 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस 0.4444 प्लस n टर्म्स ये दिया है। साक्षी ने बोला कि सर इसमें से 4 कॉमन लीजिए, मैंने ले लिया। 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.1111 प्लस n टर्म्स। ठीक, मैं कहता हूं इसको 9 से गुना और भाग देते हैं। 9 से गुना और भाग इसीलिए देंगे क्योंकि तब हम उसको 1 में से घटा के एक जैसा टर्म ला सकेंगे। 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस 0.9999 प्लस n टर्म्स। अब देखो, अब इसको 1 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 1। इसमें से 1 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 1 में से? 0.01। ये 1 में से घटेगा तो 0.001 प्लस 1 माइनस 0.0001 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म्स। अनमोल, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 n बार कितना होगा? हाँ, 1 को n बार जोड़ रहे हैं तो कितना होगा सम? 4 बार जोड़े तब ना, n बार जोड़ रहे हैं, n टाइम्स n होगा। वेरी गुड, n होगा। ठीक है, और माइनस इस सब को जोड़ रहे हैं 0.1 प्लस 0.01, ठीक है, प्लस 0.001 0.0001 n टर्म्स। अब यहां पे दिख रहा है r कितना है? यहां पे r कितना है? 1/10। 1/10 से गुना करते जाएंगे, है ना? तो पहला टर्म है 1/10 और दूसरा टर्म भी 1/10 है। 1 माइनस 1/10। अब निकला सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, इसको भी सॉल्व थोड़ा करते हैं। अब देखो 4/9 n माइनस ये वैल्यू कितना है? ये है 1/10 डिवाइडेड बाय 9/10 और यहां पर है 1 माइनस 10 टू द पावर n। ठीक है, ये 10 से 10 गया तो 4/9 अब जो है अगर हम 9 से इसको इस 9 को बाहर निकालेंगे तो 9 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने? इंटू 1/9 तो ये हो जाएगा 9n माइनस 1 माइनस 1/10 टू द पावर n।
और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 81 9n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर n। ये इसका फाइनल आंसर होगा। हाँ, n के टर्म्स में आंसर बताना है। एक होमवर्क लिखाता हूं, तुम लोग 53 से 58 करके लाना, और एक होमवर्क बता रहा हूं वो तुम लोग करके लाना। ठीक है, ये होमवर्क है। इन एन जीपी देखो, इसे नोट डाउन करो, और ये क्वेश्चन होमवर्क है 53 से लेके 58 तक, सब सॉल्व करके लाना, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।